अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं समद अंसारी साहब के यहाँ, जो कि वाराणसी शहर उत्तरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, उसकी क्या तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये करेंगे कि आखिर जनता जिससे कनेक्ट होना चाहती है, जिससे लिंक होना चाहती है, जिसको वो चुनती है, क्या अभी के जो विधायक हैं वो लिंक है, या फिर अगर जनता इनको चुनती है क्या ये जनता से डायरेक्ट लिंक कर पाएंगे, क्या जनता की डायरेक्ट परेशानी को सुन पाएंगे। उससे पहले भी इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा रहा है, इन्होंने राजनीति को क्यों चुना, और राजनीति को चुना तो क्या आजकल के जो लीडर हैं जो केवल पैसों के लिए और केवल पावर के लिए सत्ता में आते हैं, इनका क्या मकसद था राजनीति में आने का। तो हाजी साहब, सबसे पहला सवाल यही कि आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 2007 में आपने वाराणसी शहर उत्तरी से इलेक्शन जीता था और विधायक बने थे। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये कि आप राजनीति में आए क्यों, आपका क्या मकसद था, क्या इससे पहले भी आपके परिवार का, आपके ख़ानदान का पहले राजनीति से लिंक था या नहीं था, या पहले ही आप वो व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए। देखिए, सबसे पहले तो सन 2001 में नगर निगम का चुनाव हो रहा था और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक श्री अखिलेश यादव जी के पिता समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कारपोरेशन का टिकट दिया गया था और 2001 में सभासद निर्वाचित हुए थे। फिर सन 2007 में विधानसभा का इलेक्शन आया, तब भी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा ही विधानसभा का टिकट दिया गया और उसमें भी निर्वाचित होकर बनारस शहर उत्तरी विधानसभा से विधानसभा का सफ़र शुरू हुआ। इस दौरान जनता की जो हमने सेवा की है, वो उस क्षेत्र की जनता से आप बात करेंगे आपको पता लग जाएगा। और सन 2001 से लगातार आज तक, इस दौरान सन 2012 और 17 का 2 चुनाव लूज भी किया हमने, मगर इसके बावजूद जनता से लगातार जुड़े रहते हैं। एक अलग चीज़ है कि कोई एमएलए है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, और एक हारे हुए एमएलए से जो जनता लगातार जुड़ी रहती है उसकी अलग जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमने सन 2017 में 70,000 से ज़्यादा वोट पाया था। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिवेश जो बदला, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार के द्वारा जिस तरीके से जनता की उपेक्षा की गई, आपने देखा होगा 1.5 साल के लगभग हो गया। कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में आई, उसने भारत को भी अपनी जकड़ में लिया और हमारा उत्तर प्रदेश भी उसमें आया। और इस बीमारी के दौरान हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी जानें लोगों ने गंवाई। सरकारी सुविधा ना होने से, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी होने से तमाम दुश्वारियां आई और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी सीधे सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस दौरान समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि जनता के बीच से नदारद रहे, जिसका आक्रोश जनता में बहुत ज्यादा है। इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने की पूरी उम्मीद है। और जो प्रतिनिधि जनता के बीच लगातार रहे हैं चुनाव हारने के बाद, उनको भी इस महामारी में जनता ने देखा है, उनके कार्य करने की शैली को। हम लोगों ने हमेशा अपनी जान को जान नहीं समझा और जब से राजनीति में आए, सेवा भाव से आए। राजनीति में आने के बाद से मेरा कोई संसाधन बढ़ा नहीं। हम लोगों ने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया, हमेशा जनता को तरजीह दी।
जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे और आने वाले वक्त में भी जनता का पूरा सहयोग करेंगे। और उम्मीद है कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास फिर शुरू होगा। आम लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को दवा, इलाज, पढ़ाई सब फ्री मिलेगा। 2022 में जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा इलेक्शन में यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, तो जनता भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि वो इस समय की जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और मैं अपनी एक कहानी बताऊं तो मैं एक बार एक दुकान में गया, तो उस दुकान वाले ने ये कहा कि अगर इस बार योगी जी आकर घर घर भटक भटक कर वोट मांगेंगे तब भी वो जीत नहीं पाएंगे। ये मेरी कानों सुनी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो सबसे अहम सवाल है कि जनता आपकी पार्टी को चुने तो क्यों चुने? आखिर क्या वजह है कि आपने देखा 2017 में केवल 47 सीटें, अगर मेरा नॉलेज सही है तो केवल 47 सीटें आप लोग निकाल पाए थे और 312 सीटें बीजेपी वाले। तो आखिर ये क्यों हुआ और क्या वजह है कि 22 में फिर से आपकी गवर्नमेंट आएगी? देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के वोट का बंटवारा करके सन 2017 में धोखे से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो गई। जनता ये सब जान चुकी है कि ये लोगों को जब इलेक्शन आता है तब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की याद आती है, इसलिए जनता इनको करारा जवाब देगी। इस बार अगर फिर से मैं खुल के बोलना चाहूँ तो ज्ञानवापी का मसला भी कुछ दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये एएसआई को ये ऑर्डर दे दिया था कि आप उसकी खुदाई करिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2022 विधानसभा इलेक्शन के पहले फिर से उस मुद्दे को उठाया जाए और हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करने की कोशिश की जाए और मस्जिद के नाम पर, अगर दक्षिणी का ही ले लीजिए, पूरी यूपी का मत लीजिए, तो इसको लेकर भी एक इलेक्शन का माहौल बनाया जा सकता है? देखिए, हारते हुए लोग कुछ भी कर लें, मगर जनता अब जागरूक हो गई है और काशी की जनता हमेशा से जागरूक रही है। इस तरीके के मुद्दे को उठाने का इनका नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व काम करता है। भाजपा और आरएसएस के लोग यह काम करते हैं, मगर जनता को इन लोगों ने जिस तरीके से व्यवहार दिया है, जनता पूरे शहर की मन मिजाज बना चुकी है कि शहर के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तांडव मचाया, समस्त काशी, हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इर्द गिर्द हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। पिछले दिनों देखा होगा, एक पुरानी बट वृक्ष था, उसको भी इन्होंने ढा दिया है। तो जो मंदिर की हिफाजत के नाम पे सत्ता में आए थे, वो कितनी मंदिरों को तोड़ दिए, ये जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के लिए बात करते हैं। अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपके पास आया हूँ तो आपसे रिलेटेड एक सवाल। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार बहुत कन्फ्यूज़न लग रही है और बहुत कन्फ्यूज़न सुनने को मिल रही है कि अब्दुल समद अंसारी जी नॉर्थ से लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं साउथ से लड़ेंगे। तो आप ही कंफर्म कर दीजिए कि आखिर किस सीट से आप लड़ेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का जो निर्देश होगा और हमारी शहर की जनता, जो जनता ही जनार्दन होती है और ये जो चाहेगी वही होगा। इनकी डिमांड पर हमको जहां से भी इलेक्शन लड़ा दिया जाएगा, हम लड़ने में सक्षम हैं। अब कुछ काम पे बात कर लेते हैं कि देखिए, आपकी जो सीट है, नॉर्थ हो या साउथ हो, ज़्यादातर मजदूर तबका आता है। तो इस मजदूर तबके ने बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेली है, चाहे वो बुनकर हो, चाहे कोई भी मजदूर वर्ग हो। तो इस मजदूर वर्ग के लिए आपने क्या मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है या क्या तैयार करेंगे कि जिसकी वजह से वो आपको चुने? देखिए, मजदूरों की लड़ाई हमेशा हमने लड़ी है। अभी बिजली का मुद्दा रहा है, उसको भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के लड़ा है। जो मजदूर तबका है, बनारस में सबसे ज़्यादा बुनकर रहते हैं और इनकी लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने हमेशा काम किया है। और अगर ये मौका मुझे मिलता है तो इनको हम, इनकी मजदूरी की, इनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर इलेक्शन की बात करें 2022 की, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं 17 की और 12 की। 2012 में बीजेपी 47 सीटों पर थी और 2017 में वो 312 पे पहुंच गई, जबकि सपा 224 से 47 पे आ गई थी। इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो गया? देखिए, ये लोग वही जनता को गुमराह करके
ध्रुवीकरण की राजनीति कराए, हिंदू मुसलमान वोटों का बंटवारा करा दिए थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड वोटों का भी अपने साथ जुड़ाव कर लिए थे, गुमराह करके, जिसके कारण यह रिजल्ट आया था। मगर अब सब जागरूक हो गए हैं, अब रिजल्ट अपोजिट होगा। 300 प्लस समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी, आप देखिएगा। अभी मैं जब आपके गेट से अंदर घुस रहा था तो आपकी बाहरी दीवार पे और आपका जहाँ पे एक्सरसाइज वर्क है पार्क में भी मैंने देखा कि 2022 में यूपी में खेला होबे, यानी कि जो बंगाल में जो डायलॉग चल रहा था, जो वहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे खेला होबे, और दीदी का जो डायलॉग था, तो 2022 में यहाँ पे खेला होबे आपने लिखवा दिया है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि वो आपने क्यों लिखवाया है, बंगाल का डायलॉग आपने लिखवाया है, और उससे क्या इस इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, बंगाल के इलेक्शन से पूरे भारत में एक मैसेज गया कि ये केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर किस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट किया था, और बंगाल के लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इनको बंगाल से उखाड़ फेंका। और जो बंगाल के इलेक्शन में जो नारा चला, वो नारा पूरे देश में सब लोगों ने पसंद किया, बंगाल के लोगों ने उसको अपनाया और वाकई में वहाँ खेला उन्होंने किया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में भी सभी ने मन बना लिया है कि यहाँ भी खेला होई। तो इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं नारों की बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक बार आपको याद होगा कि जब हमारे मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो योगी आदित्यनाथ जी रोए थे और रो रो कर कह रहे थे कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट द्वारा हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, शायद आपको याद हो। लेकिन आज क्या बात है कि वही मुलायम सिंह यादव जी और वही अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ के साथ सोफों पर बैठकर सेल्फी ले रहे हैं और पिक्चर्स ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी और उनको देखने के लिए कोई आता है तो उसको, मेहमान कोई भी घर में आया उसका स्वागत किया जाता है। उन्हीं पल का वो फोटो है जो दुष्प्रचार के रूप में जनता में प्रसारित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, लास्ट में अब आप ये बता दीजिए कि अभी 6-7 महीने बाकी है, अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं होगा कि कौन किसको टिकट मिल रहा है, तो मेहनत क्या होगी, कैसे इस बार की तैयारी होगी? क्या घर घर जाकर वोट की तलाशी, वोट मांगा जाएगा, या फिर कैसे इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर प्लानिंग क्या है और रणनीति क्या बनाई आपने? अब इस रणनीति को तो इस माइक पे नहीं बताया जा सकता, मगर ये है कि तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है। एक एक घर, एक एक आदमी से कनेक्टेड है हम, और उम्मीद है कि इस बार बनारस में भी खेला होई। जीतने के बाद भी कनेक्ट रहेंगे? वो हमेशा से रहे, 20 साल से लगभग जनता की सेवा कर रहे हैं और लगातार हारे या जीते मगर जनता के साथ ही खड़े रहते हैं। लास्ट में जनता को कुछ बताइए या फिर कुछ नसीहत करिए, या फिर अगर आप जो भी बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, प्लीज़, जनता आपकी बात सुनना चाहती है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको एक ऐसा लीडर चाहिए जो डायरेक्ट उसकी बात सुने। तो आप लास्ट में एक छोटा सा संदेश हमारी जनता के लिए। देखिए, जनता से हम अपील करना चाहेंगे, प्रतिनिधि जिसे भी चुने उसके साथ व्यवहार करें, प्रतिनिधि के घर भी जाएं आएँ, प्रतिनिधि उनसे कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, उसके बाद अपना मतदान करें। मतदान करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें कि जिसको प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो हमारे संकट में, हमारे दुख में, हमारे सुख में शामिल होगा कि नहीं, या होता रहा है कि नहीं, उसके बाद ही अपना मतदान दें और उसको विधायक बनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो व्यवहार जनता को दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। अब वक्त आएगा, खुद ही उसको प्रमाण मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप हाजी अब्दुल समद अंसारी साहब की बातों से सहमत हुए होंगे, और मैं भी इनको पर्सनली जानता हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको डायरेक्ट वोट करिए। आप जिस भी लीडर को चुनें, सबसे पहले ये देखें कि उसकी आपसे क्या बातें बनती हैं, और अगर उसका बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ना वोट दें, क्योंकि जिस लीडर का बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है वो आपकी बातें सुनेगा नहीं, और अगर सुनेगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी बातों पर भी ध्यान दें, और इस बार आप अपनी गवर्नमेंट बनाए, यानी जनता की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।